गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने मंद बुद्धि बालकों के कुछ प्रकार करे थे, जिसमें मूर्ख, मूढ़ और जड़ बुद्धि बालकों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा भी मंद बुद्धि बालकों के कुछ विशिष्ट प्रकार होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिनमें फर्स्ट आ जाता है मंगोलिज्म। मंगोलिज्म जो मंद बुद्धि बालक हैं, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इनकी जो शारीरिक रचना है, वो मंगोल जाति के लोगों से मिलती जुलती है, इसीलिए इसे मंगोलिज्म कहा गया है। इनकी आँखें जो हैं वो छोटी होती हैं, नाक चपटी होती है, होठ पतले होते हैं, पलकें मोटी और मुंह में भी थोड़ा सा तिरछापन होता है, गर्दन छोटी होती है, हाथ पैर जो है वो बाकी की बॉडी स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में बड़े बड़े दिखाई देते हैं, दांत छोटे होते हैं और उनकी शेप भी सही नहीं होती, बिगड़ी हुई होती है, त्वचा रूखी सूखी व आवाज़ उनकी भारी होती है। तो ये है मंगोलिज्म। जो मंद बुद्धि बालक हैं उनकी शारीरिक रचना इस तरह की होती है। ये जो बालक है मंगोलिज्म, इनका मुख्य कारण ये रहता है कि अगर पेरेंट्स की आयु अधिक है, जब बालक का जन्म हुआ तो पेरेंट्स की आयु अगर सामान्य से अधिक है तो उस वजह से बालकों में मंगोलिज्म टाइप की मंद बुद्धिता आ जाती है। नेक्स्ट आता है क्रिटेनिज्म। क्रिटेनिज्म जो मंद बुद्धिता है, ये मुख्य रूप से आयोडीन की कमी से होती है। गर्भावस्था में अगर थायराइड ग्रंथि में कोई असंतुलन हो गया, तब इस प्रकार की मंद बुद्धिता देखने को मिलती है। इसमें बुद्धि लब्धि 25 से 50 होती है, मतलब मानसिक स्तर जो है बालक का वो सामान्य से कम होता है, उसका आईक्यू लेवल 25 से 50 रहता है और शारीरिक विकास भी मंद गति से होता है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। बालक की जो लंबाई है वो 3-3.5 फुट रहती है, हाथ पैर भी छोटे छोटे होते हैं, मतलब बालक जो है वो हमेशा ही बौना दिखाई देता है, भले उसकी शारीरिक आयु कितनी भी हो जाए। साथ ही क्रिटेनिज्म रोग में प्रजनन अंगों का विकास भी पूर्ण रूप से नहीं होता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रोसिफेली। हाइड्रोसिफेली मंद बुद्धिता के जो बालक हैं उनका सिर बड़ा होता है और चेहरा छोटा होता है। सिर की जो परिधि है, वो खोपड़ी की जो परिधि है वो पीछे की तरफ बढ़ी हुई होती है और खोपड़ी के कंपैरिजन में चेहरे का आकार बहुत छोटा दिखाई देता है। साथ ही त्वचा रूखी सूखी होती है, उनमें उनके व्यक्तित्व में एक आकर्षण की भी कमी रहती है। नेक्स्ट आता है माइक्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली मंद बुद्धिता में सिर छोटा होता है और लालाट, उसका जो माथा है वो चपटा हुआ अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है और बालक के सिर का आकार, खोपड़ी का आकार जो है वो सामान्य से छोटा दिखता है और चेहरे का आकार खोपड़ी से अधिक बड़ा दिखाई देता है। उसकी जो त्वचा है वो रूखी सूखी होती है, होठ मोटे होते हैं, नाक का आकार भी प्रॉपर नहीं रहता है, दांत भी प्रॉपर नहीं होते हैं। तो ये माइक्रोसिफेली मंद बुद्धिता, ये थे मंद बुद्धि बालकों के कुछ विशिष्ट प्रकार। नेक्स्ट बात आती है कि क्या कारण है कि बालकों में मंद बुद्धिता दिखाई देती है या उनमें मंद बुद्धिता पाई जाती है। सबसे पहला रीज़न है इसका वंशानुक्रम। ये जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है, हेरिडिटिकल प्रॉब्लम हो सकती है। अगर पेरेंट्स में से कोई एक या दादा दादी, नाना नानी में से किसी में किसी भी प्रकार का मानसिक रोग होता है, किसी भी प्रकार की मंद बुद्धिता होती है, तो वो बालक में भी देखने को मिल सकती है। अगर उसके जो जनरेशन है, उसकी जो पीछे की जनरेशन है, उनमें किसी में भी उनका आईक्यू लेवल, बुद्धि लब्धि सामान्य से कम होती है, तो यह आगे आने वाली जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं ये गुण। नेक्स्ट आता है गर्भावस्था में संक्रामक बीमारी। अगर गर्भावस्था में मदर को कोई संक्रामक रोग हो जाता है, वो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाती है,
तब भी बालकों में किसी भी प्रकार की मंदबुद्धिता आ सकती है। नेक्स्ट है माता पिता की आयु अधिक। अगर सामान्य से पेरेंट्स की आयु अधिक होती है, लगभग 35-36 तक की आयु बहुत अच्छी एज मानी जाती है कि 22 से लेकर 35-36 तक की आयु अच्छी आयु है जिसमें माँ बन सकती है। और क्योंकि इसमें अंडाणु और शुक्राणु की जो ग्रोथ होती है, जो साइज़ होते हैं इस आयु में, वो प्रॉपर रहते हैं। और अगर माता पिता की आयु इससे अधिक हो जाती है तो जो हमारी बेसिक सेल्स हैं शुक्राणु और अंडाणु, उसमें कुछ ना कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ ना कुछ वीकनेस हो सकती है, जिसकी वजह से बालकों में ये मंदबुद्धिता आ सकती है। नेक्स्ट है अपरिपक्व जन्म। अगर बालक का जन्म सामान्य जो आयु है उसको पूरा करने से पहले हो जाता है, गर्भावस्था की जो आयु है वो 9 महीने की होती है, अगर बालक उस आयु को, गर्भावस्था की पूर्ण आयु को पूरा करने से पहले जन्म ले लेता है, तब भी उसमें मंदबुद्धिता हो सकती है। नेक्स्ट है जन्म के समय आघात। अगर जन्म के समय डॉक्टर्स कुछ इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं और उनमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट बालक के सिर पर लग जाता है, उसको कोई चोट पहुंच जाती है, तब भी बालक में मंदबुद्धिता आ सकती है। नेक्स्ट है गर्भकालीन एक्सरे। गर्भावस्था में बालक की जो परिस्थिति है उसको चेक करने के लिए एक्सरे करवाए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाए जाते हैं। अगर उस समय एक्सरेज या अल्ट्रासाउंड की जो किरणें हैं वो बालक पर सीधा प्रभाव डालती हैं और अधिक मात्रा में किरणें जो हैं वो निकलती हैं, तब भी बालक में मंदबुद्धिता आ सकती है। नेक्स्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों में असंतुलन। मदर की अंतःस्रावी ग्रंथियों में असंतुलन गर्भावस्था के समय और बालक की अंतःस्रावी ग्रंथियों में असंतुलन के कारण भी मंदबुद्धिता आ सकती है, क्योंकि जो हमारी थायराइड ग्रंथि है इससे निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन हमारे मानसिक स्तर को अच्छा रखने के लिए, मानसिक संतुलन के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है गर्भावस्था में नशीले पदार्थों का सेवन। अगर माँ के द्वारा गर्भावस्था के समय में नशीले पदार्थों का सेवन किया जाता है, अगर मदर शराब पीती है, स्मोकिंग करती है, ड्रग्स लेती है, तो इसका भी असर बालक की बुद्धि पर, उसके मानसिक स्तर पर पड़ सकता है। इसके अलावा पारिवारिक वातावरण का, जो मदर की डाइट है उसके पोषण का भी सीधा असर, मदर के पोषण का भी और बालक के जन्म के बाद बालक के स्वयं के पोषण का भी जो असर है वो उसके मानसिक स्तर पर, उसकी बुद्धि लब्धि पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट बात आती है कि इन बालकों की स्टडी कैसे करवाई जाए। तो जो मंदबुद्धि बालक हैं इनको सामान्य बालकों के साथ कभी नहीं रखना चाहिए, कभी नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वहाँ इनका कंपैरिजन होने लग जाता है। तो इनके लिए अलग से स्कूल खोले गए हैं, इन्हें मॉन्टेसरी विधि द्वारा शिक्षित किया जाता है। बहुत सारी अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा मंदबुद्धि बालकों के अलग विद्यालय हैं और उनको वहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है, शिक्षा भी दी जाती है और प्रशिक्षण भी दिया जाता है, व्यावसायिक प्रशिक्षण, जिससे कि वो बालक अपना जीवन निर्वाह स्वयं कर सकें। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट बुक का फर्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।